गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बिज़नेस इन्वायरमेंट कॉमर्स क्लास 12 पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, पहला क्लास में पार्ट 1 में हमने बिज़नेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, उसका फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ा था। आज हम डायमेंशंस के बारे पढ़ेंगे। तो लेट नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। There are two main dimensions of business environment. One is micro environment and another is macro environment. तो आगे हम इस दोनों के बारे डिटेल में पढ़ते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है? जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल जो बिज़नेस के अंदर होता है, एक्सटर्नल जो बिज़नेस के बाहर होता है, ये जो फैक्टर्स जब इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को, एक्टिविटी को, वर्किंग को या ऑपरेशंस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, ये क्या करते हैं? बिज़नेस का परफॉर्मेंस को, एक्टिविटीज़ को और ऑपरेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है? जैसे कि इंटरनल फैक्टर हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो इंटरनल फैक्टर क्या होता है? इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन अ बिजनेस फर्म, जो बिजनेस फर्म के अंदर होता है। ओके, इंटरनल फैक्टर्स क्या होता है? जो बिज़नेस फर्म के अंदर होता है और इसको बिज़नेस फर्म कंट्रोल कर सकता है, ये बिज़नेस के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या पॉइंट्स है? जैसे कि पहला आता है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? यहाँ पे जो फाउंडर होता है वो अपना वैल्यूज़, बिलीव्स और एटीट्यूड अपने कंपनी के दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन कर सके, चला सके। ओके, और कॉर्पोरेट कल्चर क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह कंपनी का एम्प्लॉय फंक्शन करता है, एक्ट करता है, फील करता है और सोचता है। और ये एक ऐसा यूनिक पर्सनालिटी है जहाँ पे कोर वैल्यूज़, एथिक्स, बिहेवियर एंड बिलीव्स को एक्सप्रेस करता है। और यहाँ पे एम्प्लॉय को अच्छी तरह से ध्यान रखा केयर किया जाता है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का अच्छी तरह से केयर किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड का टाइम है, तो एक कंपनी है जहाँ जिसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस। वहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, अभी क्या कर रहा है, कोविड लीव प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, कि जब भी किसी एम्प्लॉय को कोविड होता है तो वो कोविड लीव में घर में रह के अपना देखभाल अच्छी तरह से कर सकता है। और अभी SBI लाइफ क्या कर रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव भी प्रोवाइड कर रहा है, अपना एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि जाके वो अच्छी तरह से वैक्सीन भी ले ले। ओके, तो ये सब होता है कि एम्प्लॉयज़ अपना क्या करता है, फाउंडर क्या करता है, उसका जो वैल्यूज़ होता है, उसका जो बिलीफ होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ शेयर करता है, ताकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन हो सके। और ये क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह कंपनी का एम्प्लॉय फंक्शन करता है, एक्ट करता है, फील करता है और थिंक करता है या सोचता है। और एक ऐसा पर्सनालिटी है जहाँ पे वैल्यूज़, एथिक्स, बिहेवियर एंड बिलीफ को एक्सप्रेस करता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का अच्छी तरह से केयर किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चरल इवेंट्स प्रोवाइड किया जाता है, फैमिली फंक्शंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब से क्या होता है, काम के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के ध्यान भी अच्छी तरह से रखा जाता है, उनको मोटिवेट प्रोवाइड किया जाता है, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स क्रिएट किया जाता है, ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करे और एम्प्लॉय अच्छी तरह से काम कर सके। नेक्स्ट क्या है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हर कंपनी का एक मिशन होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी का एक मिशन था कि वो अपना रिलायंस कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी बनाना चाहता था, सबसे बड़ा प्लांट बनाना चाहता था पेट्रोकेमिकल्स में, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी वो एक्सपेंड करना चाहता था, उसको पॉपुलर करना चाहता था, उसको डेवलप करना चाहता था। ठीक है, जैसे रैनबैक्सी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका भी एक मिशन था कि वो अपना वो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी बन सके। और जैसे कि गूगल का एक मिशन है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनना चाहता है, जिससे
इसका मिशन क्या था कि टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूज़फुल। वो गूगल चाहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन हो, और जो भी लोग यहाँ पे सर्च करें वो जो सर्च करे वो जो इंफॉर्मेशन उनको मिले वो इंफॉर्मेशन उनके लिए एक्सेसिबल हो और यूज़फुल हो, इंफॉर्मेटिव हो। ओके, तो ये था गूगल का मिशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पावर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है? पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, जो इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रिलेशनशिप होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो अच्छा होता है। अगर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव का रिलेशन अच्छा है तो उससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और इस सपोर्ट से क्या होता है कि कंपनी एक अच्छा तरह से डिसीजन ले सकता है और कंपनी स्मूथली अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज क्या? गुडविल। ओके, कंपनी इमेज का एक पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का रेपुटेशन अच्छा है तो कोई भी कंपनी उसके साथ डील करेगा, कोई भी सप्लायर उसकी गुड सप्लाई करेगा, कोई भी फाइनेंस कंपनी उसको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो कंपनी इमेज क्या होता है कि कंपनी का इमेज अगर अच्छा है तो कोई भी उसके साथ डील कर सकता है, कोई भी इसके साथ काम कर सकता है। और एक कंपनी का इमेज कैसे क्रिएट होता है? बेस्ड ऑन इस प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन इस सर्विस। ओके, जैसे कि ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी इज़ द वैल्यू ऑफ ए कंपनी जनरेट फ्रॉम ए प्रोडक्ट बाय ए कस्टमर। एक कंपनी का वैल्यू कैसे जनरेट होता है? बाय इस प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट को कौन यूज़ करता है? कस्टमर। जैसे कि आपका पुमा हो गया, नाइकी हो गया, ये सब भले ही कॉस्टली है लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा है, सर्विस अच्छा है, इसलिए लोग चाहे प्राइस जितना भी हो जाके खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंपनी का एक इमेज क्रिएट है कि इसका क्वालिटी अच्छा है और इसका सर्विस अच्छा है, इसलिए लोग जाके इसको खरीदते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कस्टमर हो गया, कंपटीटर्स हो गए, सप्लायर हो गया, मिडिल मैन हो गया, फाइनेंसर हो गए, पब्लिक्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर, जो कंपनी के बाहर रहता है, बिजनेस के बाहर रहता है। ओके, कस्टमर कौन रहता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से खरीदता है। और एक बंदा और एक इंसान बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? ताकि वो अच्छी तरह से कस्टमर बेस क्रिएट करे और कस्टमर को सेटिस्फाई करे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर होता है, कल एक ही टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल कस्टमर होता है, हाउस होल्ड हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट हो गए, ये सब एक्सेट्रा बहुत टाइप का कस्टमर्स होता है जो फर्म से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स सर्विसेज खरीदता है। जैसे कि एक पेपर कंपनी का कस्टमर कौन होगा? एक पेपर कंपनी का कस्टमर कौन होगा? स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा, बिजनेस फर्म्स होंगे एंड एनी अदर यूजेस ऑफ स्टेशनरी। और जो स्टेशनरी का यूजेस करता है वो भी एक कस्टमर होगा। नेक्स्ट क्या है? कंपटीटर्स। कंपटीटर्स क्या होता है? जब कोई 3-4 कंपनी मिलके एक ही प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जैसे कि सोनी टीवी क्या है? टीवी प्रोवाइड करता है, तो उसका कंपटीटर कौन होगा? एलजी, सैमसंग, ओनिडा, वीडियोकॉन, बीपीएल, ये सब क्या है? कंपटीटर्स है। जैसे कि सिनेमा हाउस का क्या कंपटीटर कौन होगा? अदर फर्म्स, मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट। ठीक है, जैसे कि पीएसआर के लिए सिनीप्लेक्स एक कंपटीटर है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि एक चीज़ को बाकी कंपनीज भी जब सप्लाई करते हैं या सेल करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए कंपटीटर ही होते हैं। जैसे कि मैं बताया अभी सोनी टीवी का कंपटीटर कौन है? एलजी है, सैमसंग है, ओनिडा है, वीडियोकॉन है, बीपीएल है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे का कंपटीटर है। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो होता है जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट का सप्लाई करता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब कुछ नहीं होता। जैसे कि मिरर हो गया, सीट बेल्ट हो गया, आपका सीट कवर हो गया, हॉर्न हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? स्पेयर पार्ट्स है। तो ये डिफरेंट कंपनी क्या करता है? बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल यूनिट्स को कंपोनेंट्स को सप्लाई करता है, स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई करता है। मिडिल मैन कौन होता है? मिडिल मैन जैसे कि आपका एजेंट्स हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये सब क्या है? कंपनी और कस्टमर का बीच का एक लिंक है। ओके, और भी बहुत सारा मिडिल मैन होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडिल मैन है, इंटरमीडियरीज है।
फाइनेंसियर्स कौन होते हैं? फाइनेंसियर्स वो होते हैं जो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब क्या है, कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। एक कंपनी कभी भी अपना फंड्स को रेज नहीं कर सकता जब तक कोई फाइनेंसर रिस्क लेने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जब तक कोई फाइनेंसर रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कंपनी अपना फ़ंड को रेज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक कंपनी के लिए फाइनेंसियर बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक्स कौन होता है? जो नॉर्मल लोग होते हैं या नॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, जैसे मीडिया हो गया, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, लोकल कम्युनिटीज़ हो गए, ये सब क्या है, जो पब्लिक्स जो बिज़नेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हो। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? मैक्रो इन्वायरमेंट इट रिफर्स टू जनरल इन्वायरमेंट। इट रिफर्स टू जनरल इन्वायरमेंट within which a business firm and its forces operate. A company does not directly or regularly interact with the macro environment. It is also known as indirect action environment. It creates opportunity for and pose threats to the company. Macro forces are less controllable than the micro forces. It exists as a whole rather than in particular sector or region. मैक्रो क्या होता है ना, ये ग्रुप में होता है। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज ग्रुप में, कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी जो होता है वो होता है आपका क्या, ये होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। लार्ज में क्या आएगा? ग्रुप्स आएंगे ना, कम्युनिटी आएगा, जो बिज़नेस को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जो बिज़नेस को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए मैक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट। ओके, तो ये जो बिज़नेस है, ये जो कंपनी है, डायरेक्टली और रेगुलरली मैक्रो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट, जो बिज़नेस को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बाय ग्रुप्स और बाय कम्युनिटी। और ये जो इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट, बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है और थ्रेट भी क्रिएट करता है। और मैक्रो फोर्सेस जो होता है उसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। मैक्रो फोर्सेस आर लेस कंट्रोलेबल देन द माइक्रो फोर्सेस। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैक्रो फोर्सेस जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में आता है, लार्ज में। जैसे आपका हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सब क्या है आपका मैक्रो फोर्सेस, एंड इट एग्जिस्ट एज अ होल रादर देन इन पर्टिकुलर सेक्टर और रीजन। माइक्रो में क्या हम पर्टिकुलर सेक्टर और रीजन में पढ़ते थे, लेकिन मैक्रो में क्या है, इट एग्जिस्ट एज अ होल, कंप्लीट, एज अ ग्रुप, इन अ जनरल इन्वायरमेंट। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट? पहला है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा फोर्स है जो बिजनेस एक्टिविटी को इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कैसे करता है? जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, फ्लो ऑफ इनकम हो गया। ये जितने भी पैरामीटर्स है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी बिजनेस को करते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका? सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट वो होता है जो आपका डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म ऑपरेट। जैसे आपका ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ ए सोसाइटी इन विच बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट। ट्रेडिशन में आ गया आपका फेस्टिवल, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा। वैल्यूज़ में क्या आ गया? जहाँ पे मेन एंड वीमेन को इक्वल पे मिलता है, इक्वल स्टेटस मिलता है। ओके, ये सब क्या है आपका सोशल इन्वायरमेंट, जहाँ पे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन मैटर करता है, एज मैटर करता है, फीमेल
और मेल रेशियो मैटर करता है, रूरल एंड अर्बन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर, रिचुअल्स, लाइफस्टाइल वैल्यूज़, पॉल्यूशन, करप्शन, स्टेटस ऑफ वीमेन एंड माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, एजुकेशन लेवल भी मायने रखता है, अवेयरनेस, राइट्स, वर्क एथिक्स एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पे एक नया साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स किया जाता है, एक साइंटिफिक इनोवेशंस किया जाता है, जहाँ पे गुड्स को और सर्विसेज की एक अच्छी तरीक़ा से न्यू वे में प्रोड्यूस किया जाए विथ न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस। इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस relating to scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम क्या यूज़ करते थे? ट्रेडिशनल वॉच यूज़ करते थे। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डिजिटल वॉच यूज़ कर रहे हैं। पहले हम मॉनिटर यूज़ करते थे, अभी हम एलईडी एंड एलसीडी टच पैड स्क्रीन यूज़ करते हैं। पहले हम टाइपराइटर्स यूज़ करते थे, अभी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। पहले हम फाउंटेन पेन यूज़ करते थे, अभी हम बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। इसमें क्या है? पॉलिटिकल का कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस बिज़नेस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। कैसे? एफडीआई आ गया, एमएनसी, डिफरेंट एमएनसी कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू चेंज इन टैक्स रेट अफेक्ट द बिजनेस। फिर अगर कोई नया गवर्नमेंट आता है, चेंज इन गवर्नमेंट रिजल्ट्स चेंज इन पॉलिसी। फिर कोई नया गवर्नमेंट आएगा, फिर एक नया पॉलिसी आएगा। ठीक है, तो इस सब से क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है आपका? लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे आपका लॉज हो गया, जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गए, इंडस्ट्रीज़ एक्ट हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है। ये सब क्या है? एक लीगल इन्वायरमेंट है। लीगल इन्वायरमेंट में जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़, लॉज फॉर प्रमोशन, ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम एंड डिसीशंस, ये सब एक लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। लेबर लॉज हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या है? लीगल इन्वायरमेंट है। जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक इज़ प्रोहिबिटेड, जहाँ पे अल्कोहल का एडवर्टाइज़ करना प्रोहिबिट है। जहाँ पे सिगरेट का पैकेट में या सिगरेट का जो पैकेट होता है उसमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस to health. Okay, next is SWOT analysis. SWOT analysis क्या होता है? S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat. तो स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्ट्रेंथ क्या है? कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये दुनिया में हर जगह अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वीकनेस क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फंड, अगर किसी कंपनी के पास फंड नहीं है तो वो अपना गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करेगा, उसके बाद रेवेन्यू कैसे आएगा, कस्टमर बेस कैसे क्रिएट होगा और अपना बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करेगा। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? एक चीज़ का, अगर कोई चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है तो उसका एक जैसे कि पहले भी एक एग्जांपल दिया था मारुति उद्योग। ठीक है, उसने क्या किया? उसको पता था कि हमारे कंट्री में लार्ज मिडिल क्लास पीपल है और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसी ने उसने स्मॉल कार को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम था मारुति 800। ठीक है,
फिर क्या था, फिर मैंने एक रेडबस का एग्जांपल दिया था आपको कि किस तरह उसको वो फनिंदर सामा जो ओनर है उसने अपना प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के एक एप्लीकेशन बना दिया रेडबस, जिससे लोग इजीली अपना टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है तो ग्रोइंग डिमांड इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। थ्रेट क्या होता है, जैसे रिस्क एक थ्रेट हो गया, कंपटीटर जो आ जाते हैं मार्केट में, अगर इंडिया में अगर एमएनसी कंपनी आ जाता है तो ये क्या है, एक थ्रेट हो जाता है इंडियन फर्म्स के लिए। ओके, तो ये है आपका स्वॉट एनालिसिस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास उस डाउट को पक्का क्लियर कर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइए और या शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उनको भी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मिल सके। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।